गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समास टॉपिक शुरू करेंगे। कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेदों के नाम और उनके फिर नियमों को, उनकी परिभाषाओं को आदि को हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये समास किसे कहते हैं। तो समास का जो एक सामान्य अर्थ है वो होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। देखिए यहाँ पे समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं। दो शब्द हैं, राजा का कुमार। राजा का कुमार, ये दो शब्द हैं, ये कारक का चिन्ह है। इन दोनों शब्दों को हम मिला करके छोटा कर देते हैं और क्या शब्द बन जाता है? राजकुमार। क्या शब्द बन जाता है? राजकुमार। इस प्रकार हमने यहाँ पर आप देखिए तीन पद हैं, राजा का कुमार। मुख्य पद राजा और कुमार दो पद हैं और ये दोनों मिल करके एक पद में, समस्त पद में बदल जाते हैं और इसे ही हम छोटा करना कहते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर कि समास के लिए डेफिनेशन क्या होगा इस उदाहरण के आधार पर। आप डेफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की प्रक्रिया यानी तरीका जो होता है, जो हम करते हैं उस दौरान कार्य, प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं, एक छोटा रूप ले लेते हैं, उन्हीं शब्दों को हम समास कहते हैं। अब समास के अंतर्गत हम जो शब्द होता है उसके अंदर उसे कहते क्या है। जैसे ये उदाहरण है राजकुमार, तो इसे हम समस्त पद कहेंगे। इसका अलग अलग नाम दिया गया है ताकि हम इन शब्दों की रचना को समझ सकें। शब्दों की रचना जो विभिन्न प्रकार से होती है उसमें ये समास शब्द आता है। जैसे आपने संधि में इसके पहले पढ़ा, अब हम समास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो यहाँ पर राजकुमार शब्द जो ये संक्षिप्त होकर के इसका राजा का कुमार दो शब्द मिल करके यहाँ एक शब्द में परिवर्तित हो गए हैं, राजकुमार शब्द बन गया है। इन्हें हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद आई, ये देखिए इसकी डेफिनेशन समस्त पद की, सामासिक प्रक्रिया द्वारा, यानी समास बनाने के दौरान जो बातें होती हैं, दो शब्द पास में मिलते हैं और वो एक बनते हैं, उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रिया बने हुए शब्दों को, प्रक्रिया द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? समस्त पद। ये जो राजकुमार शब्द है ये समस्त पद है और इसे हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसे जो है हम सामासिक शब्द या समास भी कह सकते हैं या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, ये जो समास है इसके अंतर्गत जो शब्द एक बन जाता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो संक्षिप्त होकर के एक बनते हैं उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसका नाम ये हम दे देते हैं। उसके बाद इन दो शब्दों में, ये दो शब्द हैं, देखिए मुख्य रूप से राजा का कुमार, इसमें हमने एक का हटा दिया और राजा का राज कर दिया और कुमार, तो एक ये प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि दो शब्द जो बन रहे हैं, तो ये पहले वाले को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे, यानी पहले वाला पद। पद या शब्द एक बार आपके मन में आ रहा होगा, मैंने क्लास में पहले भी समझा चुके हैं कि पद और शब्द में थोड़ा सा अंतर होता है। शब्द भी पद ही होते हैं लेकिन शब्द स्वतंत्र होते हैं, वो वर्णों को मिलाकर के बनते हैं शब्द। और जब वे ही शब्द जो स्वतंत्र शब्द हैं वो किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं या किसी कारक चिन्हों का आदि का जो नियमों के अनुसार हम प्रयोग करते हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे ही शब्द पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं ये कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, का, तो राजा का पुत्र राजकुमार, इसलिए इसे हम समस्त पद कहते हैं। शब्द ना कह करके हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये समस्त पद हो गए, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक पूर्व पद और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये नीचे लिखा है मैंने, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला। उत्तर की मीनिंग क्या होती है? बाद। और पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो ये पहले वाला शब्द हो गया राज और दूसरा
दूसरा जो है ये कुमार शब्द हो गया। तो इस प्रकार जो है पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, एक शब्द के अंतर्गत हम इतना जानने की हमें जरूरत होती है कि हम उन शब्दों को कहते क्या हैं। तभी हम जो समास के भेद बताएंगे या समास विग्रह करना बताएंगे आगे, तो उसमें ये इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इन शब्दों के प्रयोग करने की, बार बार बोलने की या लिखने की जरूरत पड़ती है, और तभी हम अच्छे से इसकी परिभाषा को या नियमों को समझ सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक और उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। यहाँ देखिए अब 3 शब्द हो गए, 9 ग्रह हैं और ये समूह, इतना हो गया। ये इतने को हम छोटा करके हम जब लिखते हैं तो क्या बन जाता है, नवग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है, नवग्रह। तो 9 ग्रहों का समूह, इसको हम नवग्रह भी कहते हैं। ये समस्त पद हो गया, ये समस्त पद हो गया 9 ग्रह। इसमें नव जो है वो पूर्व पद है और ग्रह जो है वो उत्तर पद है। और समास की परिभाषा क्या है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक उदाहरण ये भी है आपका, 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह, इसको हम कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं समास विग्रह पर कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह, जो ये समस्त पद हैं, जो ये राजकुमार हैं, इनको अलग अलग करना यानी तोड़ना। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो ये जो है, जो समास किए हुए शब्द हैं, इनको हम जब अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। आइए चलिए उदाहरण देखते हैं, और भी अन्य उदाहरण देखते हैं। समास विग्रह आपको मैंने बता ही दिया है। और आप एक देखिए, चाणक्य रचित शब्द एक हम लेते हैं, समास विग्रह करते हैं हम, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य रचित। अब इसमें जो है, ये हम जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, चाणक्य समास विग्रह कर रहे हैं जब हम। समास विग्रह चाणक्य रचित, यानी चाणक्य के द्वारा, यहां पर हम कारक चिन्ह लगा देते हैं, जो कि जब समस्त पद बना हुआ था तो उसमें उसका लोप कर दिया गया था, यानी उसे गायब कर दिया गया था, यानी उसे हटा दिया गया था। तो हम एक साथ उसको हमने संक्षिप्त किया था। अब यहीं पर विग्रह करके जो लोप हुए, जो कारक चिन्ह थे इनके बीच के, उनको हम ला करके रखेंगे। और इस प्रकार इसकी मीनिंग आप जानते ही होंगे कि चाणक्य द्वारा लिखित कोई ग्रंथ होगा, रचित यानी रचना की गई चाणक्य के द्वारा। तो ये कारक चिन्ह आ गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। और इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद या सामासिक पद। तो इस प्रकार हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम आते हैं समास के भेद पर। समास में कुल 6 प्रकार के होते हैं समास। पहला जो है वो अव्ययीभाव समास। पहला क्या है, अव्ययीभाव समास। समास के भेद, पहला है अव्ययीभाव समास। समास दूसरा जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा है द्विगु समास। फिर चौथा है द्वंद्व समास।
पांचवा है, यहाँ आ जाते हैं हम, पांचवा है कर्मधारय समास। छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये समास के जो 6 भेद हैं उनके नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और पांचवा कर्मधारय समास और छठा जो है बहुव्रीहि समास। तो हम सबसे पहले आते हैं अव्ययीभाव समास के ऊपर कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और समास होने पर यानी ये समस्त पद बनने पर पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है। क्या होता है? पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है। अव्यय की डेफिनेशन आप लोग जान ही रहे होंगे, पढ़ चुके हैं कि अव्यय कभी ना बदलने वाले अविकारी शब्द होते हैं। इनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के कारण या उसके प्रभाव के कारण नहीं होता है और ये अपना रूप सदैव एक समान ही रखते हैं। वाक्य में चाहे कहीं भी आप रखिए इनको, ये अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इन्हें इसीलिए अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी दो पद आपस में मिलते हैं। आप देखिए कैसे दो पद, इसका विग्रह किया गया, आ जन्म शब्द हम लिख लेते हैं और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो जीवन भर, आजन्म का अर्थ होता है जीवन भर, अर्थ ही इसका विग्रह होता है। इसलिए जितने भी शब्द आपके लेसन में दिए हुए हैं, पाठ में दिए हुए हैं, वो सब उसको याद कर लीजिएगा एक अर्थ के रूप में। सिर्फ इसके नियम बता रहे हैं कि ये शब्द जो है, जो सामासिक पद या समस्त पद बने हुए हैं, ये अव्यय शब्द हो जाते हैं समास होने के बाद। इसकी डेफिनेशन है पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है और समास होने पर पूरा का पूरा सामासिक पद जो है वो अव्यय में बदल जाता है। इसे ही हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे बेकसूर, बिना कसूर के, यथाशक्ति, दो शब्द मिले हुए हैं, दोनों शब्द एक पास आ गए, यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार हो जाता है। हाथों हाथ शब्द हम अव्ययीभाव समास है, ये समस्त पद है, इसको हम जब अलग अलग करते हैं तो हाथ ही हाथ में इसका विग्रह होता है। इस प्रकार जो है हाथ ही हाथ कितने शब्द हैं, इनको हम संक्षिप्त करके सामासिक पद बनाते हैं हाथों हाथ। तो इस प्रकार जो है ये अव्यय शब्द बन जाते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक संदेह हो रहा है कि प्रधान का मतलब क्या होता है। प्रधान का मतलब होता है कि उसका ही अर्थ मुख्य होता है। जैसे आजन्म, आप शब्द लग करके जन्म के साथ आजन्म अव्यय शब्द बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है पहला वाला शब्द जीवन भर, जीवन के बारे में ये हो रहा है, तो यहाँ पे ये इसका अर्थ जो है वो प्रधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिदिन यानी प्रत्येक या हर दिन ये जो है इसका पहला वाला जो है ये पूर्व पद प्रधान होता है, यानी इसका ही अर्थ लीड करके चलता है आप अपने आप को अर्थ में। सबसे पहले इसका ही अर्थ देखा जाएगा, उसके बाद आगे जो है ये जुड़ करके प्रत्येक दिन यानी हर दिन अर्थ हम लाते हैं। तो ये हो गया पूर्व पद प्रधान का मतलब। इसी प्रकार और सारे समासों में आएंगे। अब आते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन जो है वो है जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद आप समझ गए हैं कि किसे कहते हैं, सामासिक पद। अब इसमें है कि एक शब्द लेते हैं हम राजमहल, ये सामासिक पद है, आप जान रहे हैं राजमहल। इसमें दो शब्द आपस में जुड़ करके एक संक्षिप्त रूप बनाते हैं राजमहल। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है, राज का राजा हो जाएगा इसका अर्थ वो, और का इसमें कारक चिन्ह लग जाएगा और महल शब्द एक। इसमें दो शब्द हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व पद कहते हैं। इसको हम कहते हैं सामासिक पद है ये, इसमें पूर्व पद हो गया, ठीक है, ये पूर्व पद। और
अर्थ की बात हो रही है, यानी महल के बारे में बात हो रही है। इसका महल, राजा का महल, तो इसका अर्थ मुख्य हो जाता है, प्रधान हो जाता है। इसलिए इसमें आपका तत्पुरुष समास में जो है वो द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और ये कारक चिन्हों के आधार पर इनका भेद किया जाता है। 2 शब्दों के ये बीच में एक जो कारक की चिन्ह आता है ये अलग अलग आता है और कारक चिन्हों के आधार पर इनके हम 6 भेद कहते हैं। और आप कारक में पढ़ चुके हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जब समास में आते हैं तो जो पहला कर्ता कारक होता है और लास्ट जो संबोधन कारक होता है, उन दोनों को छोड़ करके जो भी बीच के कारक हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता के बाद से आपका क्या आता है? कर्म आता है, करण आता है, तीसरे नंबर पर है आपका। फिर संप्रदान कारक के बारे में आप पढ़ते हैं, अपादान कारक, और 5वां जो है संबंध कारक, और छठा जो है यहाँ पर अधिकरण कारक आता है। क्योंकि 6 बीच वाले कारक पहले वाले को छोड़ करके, कर्ता कारक को और संबोधन कारक को 2 छोड़ करके जितने भी बीच में कारक चिन्ह वाले शब्द आते हैं, आप जान रहे हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। इस प्रकार से आप कारक चिन्हों को पढ़ चुके हैं और याद भी होगा, आप जान भी रहे होंगे। तो यहाँ पर वो जो बीच के 6 कारक चिन्हों वाले शब्द आते हैं, उनके ही आधार पर हम तत्पुरुष समास का भेद करते हैं। 6 हैं और ये आपके बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे हम एक उदाहरण लेकर चलेंगे, ज्यादा लंबा लेके चलने पर जो है यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो इसका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और इसमें हम देखते हैं यश प्राप्त एक शब्द लेते हैं, यश प्राप्त, ठीक है। अब कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है? को। तो यहाँ पर जब हम विग्रह करते हैं तो यश हो जाता है, यश। यहाँ पर हमने बीच में कारक चिन्ह लगा दिया को और दूसरा वाला शब्द प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त। इस प्रकार हम विग्रह करते हैं। इसमें डेफिनेशन आप जान रहे हैं तत्पुरुष समास का कि द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर हम विग्रह करते हैं तो ये विग्रह के रूप में हमें ये शब्द मिलते हैं, यश को प्राप्त। इसी प्रकार हम जब दूसरे तत्पुरुष समास पर आते हैं और कर्म के बाद क्या आता है आपका? करण। तो करण का एक शब्द हम ले लेते हैं, कोई भी अकाल से तुलसी कृत हम शब्द ले लेते हैं। चाणक्य रचित भी हमने लिया था अभी, जो है तुलसी कृत। तुलसी कृत, यहाँ पर कृत मतलब जो है किया हुआ, लिखा हुआ, रचा हुआ। और तुलसी जो आपके रामचरितमानस के जो रचनाकार है उनका नाम है तुलसीदास। तो यहाँ पर तुलसी कृत, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो तुलसी, ठीक है, करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के द्वारा या से। तो यहाँ पर तुलसी के द्वारा रचित भी ले सकते हैं आप और तुलसी से रचित, दोनों कारक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया तुलसी से रचित। अब हम आते हैं तीसरे, जो आपका तीसरा जो यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में तत्पुरुष समास का तीसरा भेद जो बताया गया है वो है, यहाँ पर आ जाते हैं हम, एक और उदाहरण लेते हैं। रसोई घर के लिए कारक चिन्ह है आपका समस्त पद हो गया रसोई घर, ठीक है। रसोई घर आपका कारक चिन्ह इसमें क्या है? के लिए। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो यहाँ पर आप बनाएंगे, विग्रह करके शब्द अलग अलग करेंगे, तो रसोई के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह ला देंगे, के लिए, और यहाँ पर घर। तो कैसा घर? रसोई के लिए घर। तो ये आपका विग्रह हो गया। इसके बाद से आप आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति से है, उस आधार पर जो है ये तत्पुरुष समास का जो है चौथा भेद संप्रदान कारक, या उसका नाम हम देते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसके लिए एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ ले लेते
के लिए, यहाँ तक हम आ गए। फिर जो है अपादान कारक की विभक्ति से है, यानी यहाँ पर अलग होने के अर्थ में हम लेंगे। अलग होने के अर्थ में है जन्म रोगी। जन्म रोगी यहाँ पर हम लेते हैं जब भी किसी भी वो रोग से या ग्रस्त, जहाँ पर से करण कारक का चिन्ह यानी जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं नहीं होता, उसके अलावा कोई भी से कारक चिन्ह वाला शब्द होता है तो उसे हम अलग होने के अर्थ में ही लेते हैं। तो जन्म से रोगी, यहाँ पर हमने विग्रह कर दिया जन्म से रोगी। अब हम आते हैं एक और शब्द देख लेते हैं, पथभ्रष्ट शब्द हम देख लेते हैं, इसी से संबंधित जो आपका अपादान तत्पुरुष समास है। पथभ्रष्ट शब्द है, ये शब्द किसी क्या कहते हैं हम? पथभ्रष्ट ये शब्द क्या है? समस्त पद है या सामासिक पद है। तो यहाँ पर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? पथ से भ्रष्ट। इस प्रकार और से बहुत से शब्द हैं, आप उसका अभ्यास करेंगे और कक्षा खुलने पर भी फिर से हम उसका अभ्यास कराएंगे। इसके बाद आपका जो है संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, एक, की। तो इस आधार पर जो है इसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। इसका एक उदाहरण आप देखिए, एक तो मैंने दिया ही था राजा का कुमार, अब जैसे कि दूसरा है राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजपुत्री एक शब्द ले लेते हैं हम, राजपुत्री, ठीक है, राजा की पुत्री, राजा की पुत्री, ये हो गया राजा की पुत्री, राजपुत्री, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। इसी प्रकार और भी है गंगा जल यदि शब्द है सामासिक पद और हम यदि वो संबंध तत्पुरुष समास में लाते हैं तो गंगा का जल उसमें हम विग्रह कर देंगे। इसी प्रकार अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में और पर, आप जान ही रहे हैं। तो इस आधार पर जैसे हम एक शब्द लेते हैं यहाँ पर घुड़सवार शब्द, ये सामासिक पद है, ठीक है, ये सामासिक पद है और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो घोड़े, घोड़े पर सवार। यहाँ पर आप कारक चिन्ह देख रहे हैं, क्या है? पर। पर कारक चिन्ह किसका है? वो अधिकरण कारक का है। इस प्रकार जो है कारक चिन्हों के आधार पर हम सामासिक पद बनाते हैं या उसका विग्रह करते हैं। ये विग्रह हो जाता है, ये सामासिक पद बन जाता है। हम कभी हमको समास विग्रह करना पड़ता है और कभी जो है हमें समस्त पद बनाना पड़ता है। जब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है तो हम इसका विग्रह कर देते हैं और जब हम उसे छोटा करना चाहते हैं, संक्षिप्त करना चाहते हैं तो इस रूप में हम रख देते हैं। इस प्रकार तत्पुरुष समास की हमने व्याख्या की। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों को यहाँ पर लिख देते हैं और यदि समस्त पद बनाते हैं तो इन कारक चिन्हों का लोप करके यानी इनको हटा करके, गायब करके हम एक शब्द बना देते हैं। इस प्रकार ये हो गया तत्पुरुष समास। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास में जो है प्रथम द्विगु समास में अभी हम रब कर दे रहे हैं, तत्पुरुष समास रब कर दे रहे हैं, पढ़ा चुके हैं। अब हम आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है। पूर्व पद, प्रथम पद या उसको हम पूर्व पद जैसा कि नाम दिया गया है, तो पूर्व पद यदि संख्यावाची यानी संख्या वाला शब्द होता है कोई तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप जो है ये त्रिभुज शब्द आपने बहुत सुना होगा, उसका हम उदाहरण दे देते हैं। त्रिभुज ये सामासिक शब्द है, यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या हम लिखते हैं? 3 भुजाओं का समूह। जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो हम ये शब्द इन शब्दों को जोड़ते हैं, समूह शब्द को।
या समाहार शब्द भी लिखते हैं। कहीं कहीं पर समाहार शब्द भी लिखते हैं और कहीं कहीं समूह शब्द, दोनों का हम प्रयोग करते हैं, यानी ग्रुप इसका मतलब होता है। यहाँ पर पहला पद जो है त्रि, त्रि संस्कृत का शब्द है त्रिभुज और त्रि मतलब होता है तीन। तो यहाँ पर जो आप ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं उसको त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं का समूह, यानी एक समूह होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार एक और शब्द हम ले लेते हैं यहाँ पर चौराहा, ठीक है, राम, ठीक है, चौराहा, जहाँ पर चार राहें आपस में आकर के मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चौराहा। तो यहाँ पर हम जब विग्रह करेंगे इसको तो चार राहों का समाहार या समूह, दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, समूह। तो चौराहा उसे हम कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस शब्द का प्रथम पूर्व पद संख्यावाची हो यानी नंबर वाला हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यही है। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का डेफिनेशन है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है, दोनों हमारे लिए मुख्य हैं। जैसे आप एक शब्द माता पिता आप लेते हैं, आपके लिए दोनों ही प्रधान है, माता भी और पिता भी, कोई भी इसमें गौड़ नहीं है, अप्रधान नहीं है। यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है। समस्त पद में आप ये देखेंगे माता पिता इसका योजक चिन्ह होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो हम इसमें और, या, व अथवा, च आदि प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम और प्रयोग करते हैं, कर रहे हैं, और माता और पिता। इस प्रकार द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद में हम योजक का चिन्ह लगा देते हैं। यदि हमको इस समस्त पद का विग्रह करना होता है तो हम और लगा देते हैं, और लगा करके हम माता और पिता के रूप में इसको अलग अलग कर देते हैं, दो शब्द बना देते हैं, और नहीं तो योजक लगा करके हम एक शब्द बनाते हैं। ये है आपका समस्त पद। इसके बाद हम आते हैं, और भी शब्द हैं नाना नानी, जैसे राधा कृष्ण, दिन रात, लाभ हानि, ठंडा गरम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो योजक चिन्ह आप देखते होंगे लगा रहता होगा। ये सामासिक पद होते हैं। यदि इनका हम विग्रह करते हैं तो ये और, या, व आदि करते हैं। या हम जब लगाते हैं जब दोनों में कुछ तुलना करने, मतलब या दोनों कुछ भी चाहें हम, तो लाभ हानि, लाभ या हानि, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, तो इस प्रकार जो है हम इसका विग्रह करते हैं। अब हम आते हैं द्वंद्व समास की बात से हम कर्मधारय समास पर आते हैं। 5वें नंबर पर आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ये जो है तत्पुरुष समास का ही एक रूप होता है कर्मधारय समास, और इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास की तरह से ही, और दोनों पद में जो दोनों पद होते हैं उसमें विशेषण और विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य आप पढ़ चुके हैं विशेषण चैप्टर में कि किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एक शब्द ले लेते हैं कि नील कमल, ठीक है, नील कमल, नील कमल की मीनिंग तो आप जान ही चुके होंगे। नील कमल यानी नीले कमल को आप नील कमल कहते हैं, ठीक है। ये दो शब्द मिलकर के एक शब्द मिले बने हुए हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे ये जो नीला शब्द है, ठीक है, नीला शब्द है वो क्या है, विशेषण शब्द है, और ये कमल जो है वो विशेष्य है। तो ये दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमेशा नीला है जो कमल, हम यहाँ पर कमल, जो कमल लगा करके जोड़ते हैं, यानी कमल की विशेषता क्या है, नीलापन है। तो नीला हम लिखेंगे, ठीक है, विग्रह में नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल। इस प्रकार नील कमल, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया।
दूसरा एक उदाहरण हम लेते हैं, उपमान और उपमेय का संबंध कैसे उस शब्द में मालूम चलता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि उपमान और उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय यानी तुलना करने योग्य वस्तु, ऐसी वस्तु जो किसी अच्छे मुख्य वस्तु से तुलना की जाए, और उपमान यानी वो इतनी अच्छी चीज है, इतनी यूनिक है, इतनी अलग है, इतनी खूबसूरत है कि उससे हम तुलना करते हैं। उस वस्तु से, किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी की तुलना, किसी के शारीरिक रचना की या मुख की या पैरों की, जिसकी भी तुलना हम करते हैं, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय की तुलना होती है। अब देखिए चरण कमल, एक शब्द हम लेते हैं चरण कमल, एक शब्द है ये सामासिक शब्द है, ठीक है। अब ये शब्द जो है सामासिक शब्द किस शब्द से बना हुआ है, ठीक है, कमल के समान चरण। कमल, यहाँ पे विग्रह हम करते हैं तो कमल के समान, यहाँ पे तुलना हो रही है। समान शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, जब हम किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। तो यहाँ पे कमल के समान चरण। आप चरण, छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल 1-2 महीने के बच्चे, या आप ईश्वर के चरणों को यदि देखेंगे, वहां पिक्चर में या फोटो में कहीं भी दिखाया जाता है कि बिल्कुल पिंक कलर का, किसके, कमल के फूल का जो रंग होता है, जो मुलायमियत होती है, जो खूबसूरती होती है, जो रंग होता है, वो रंग और उस तरीके का मुलायम गद्देदार इस प्रकार का चरण, ऐसे चरणों की तुलना किससे की जा रही है, जो प्रसिद्ध वस्तु है और कमल, ये उपमान हो गया और ये चरण जो है वो उपमेय हो गया। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध बताया जा रहा है, और इसको जब हम विग्रह करते हैं तो के समान लगा देते हैं दो शब्दों के बीच में, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। इसी प्रकार जो है चंद्रमुख शब्द है, चंद्रमा के समान मुख, तो कभी चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो कभी जो है आपका जो उपमान है वो पहले भी आ सकता है, कभी बाद में। चंद्रमुख में आप देखिए, चंद्रमुख है, यहाँ पे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर चरण कमल में हम देख रहे हैं कमल बाद में लिखा हुआ है, जो उपमान है, जो प्रसिद्ध वस्तु है। यहाँ पर इस शब्द में क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा पहले लिखा हुआ है, ये प्रसिद्ध वस्तु है जिसको सभी लोग, पूरी दुनिया बहुत सुंदर और शीतल मानती है, इसको बहुत ही सुंदर और मुलायम कोमल मानती है। तो इससे तुलना किसकी हो रही है, यहाँ पर कमल से तुलना या समानता जो है वो चरण की जा रही है कमल से, और यहाँ पे जो है मुख की समानता चंद्रमा की शीतलता और सुंदरता से की जा रही है किसी भी, तो इसको हम कहते हैं चंद्रमा के समान मुख और कमल के समान मुख। इस प्रकार विग्रह होता है, इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, जिन समस्त पदों की दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और या उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास के समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं, यहाँ पर देखिए विशेषण विशेष्य में तब तो हम जो का प्रयोग करते हैं, है जो का प्रयोग करते हैं, और यदि हम उपमान उपमेय वाले शब्दों का जब विग्रह करते हैं, जो उसमें संबंध पाया जाता है, तो हम के समान या रूपी शब्द प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आते हैं लास्ट समास पर, बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास लास्ट आपका है 6वें नंबर का समास का भेद है बहुव्रीहि। इसमें जो है बहुव्रीहि में दोनों, दो या दो से अधिक पद होते हैं, उनको हम समास बनाते हैं, जो समस्त पद बनाते हैं या सामासिक पद बनाते हैं, उसमें उन दोनों को छोड़ करके किसी अन्य के अर्थ प्रधान हो जाता है। यानी ये जो शब्द है सामासिक पद, वो किसी अन्य का, विशेष लोगों का या विशेष वस्तु का इंडिकेट करता है, उसकी विशेषता बताने लगता है ये। तो ये जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम
बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब कैसे आप वो करते हैं, आप देखिए पीतांबर, ये पीतांबर शब्द एक हम लेते हैं और इसमें दो शब्द मिले हुए आप देख रहे हैं। किस समास की बात हो रही है, ये बहुव्रीहि समास की बात हो रही है। इसमें पीतांबर शब्द है, एक पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र। अंबर का मतलब आसमान भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम वस्त्र से लेते हैं, तो पीतांबर अंबर। तो अब यहाँ पे हम विग्रह कैसे करेंगे, पीतांबर एक इसमें दो तरह के आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुव्रीहि की बात अभी पहले करेंगे कि दोनों पद प्रधान नहीं है, ना तो पीत ना अंबर, ना पीला वस्त्र, दोनों नहीं है। ये किसी को क्या कर रहे हैं, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर यानी वस्त्र, ठीक है, पीले हैं अंबर जिसके, यानी कौन है ऐसा जिसका पीला वस्त्र होता है। आप देखते होंगे ये ईश्वर की तरफ प्रयोग हम करते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं, वो है विष्णु, वो है विष्णु या श्री कृष्ण भी को भी आप ले सकते हैं। तो पीले हैं अंबर जिसके यानी अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर जो पीला और अंबर दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि प्रधान कौन हो रहा है, ये विष्णु शब्द प्रधान हो जा रहा है, यानी पीला वस्त्र पहनने वाला जो है वो विष्णु है। तो इस प्रकार ये विष्णु भगवान हो गए पीतांबर शब्द। इसी प्रकार दशानन शब्द हम सुनते हैं, यानी यदि आप सिंपल इसका विग्रह करेंगे तो 10 आनन। अब देखिए यहाँ पर अंतर भी हम समझ सकते हैं कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, अरे द्विगु समास में, सॉरी, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर भी। द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है पूर्व पद वो संख्यावाची होता है, ठीक है, नंबर वाला होता है। यदि उस आधार पर हम दशानन शब्द को देखें तो क्या होगा, दशानन, ठीक है, दशानन 10 जो है नंबर, तो द्विगु समास हो गया, 10 आननों का समूह हम ले सकते हैं इसको, लेकिन 10 आननों का समूह, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। हम यदि बहुव्रीहि समास हम यदि बताना चाहते हैं या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेते हैं तो दशानन किसको कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो 10 आनन है जिसके, यहाँ पे हम जब विग्रह करेंगे तो 10 आनन, आनन यानी चेहरा, आनन का मतलब क्या होता है, चेहरा। 10 आनन है, किस है, जिसके, वो कौन है, वो है जिसके अर्थात रावण, यानी दशानन जो है वो रावण के अर्थ के साथ बिल्कुल जुड़ गया है। यदि हम दशानन बोलते हैं तो हमें कोई और अर्थ नहीं निकालना है, हमें यही अर्थ निकालना है रावण के लिए। तो इसका विग्रह हम क्या करेंगे, 10 आनन है जिसके, यहाँ पर हम है जिसके जोड़ते हैं, 10 आनन है जिसके, ये हम जोड़ करके बहुव्रीहि समास में बनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि है जिसके। और यदि हम अभी देखिए इसका अंतर हम कर्मधारय समास से भी कर सकते हैं। कर्मधारय समास में यदि इस शब्द को हम लेते हैं कर्मधारय समास, दोनों में अंतर भी इस प्रकार, समास का हम विग्रह जिस आधार पर करते हैं उस आधार पर हम उस समास का नाम रख देते हैं। यदि पीतांबर सिंपल अर्थ में हम लेते हैं पीत और अंबर, तो विशेषण विशेष्य का संबंध है। यहाँ पर कर्मधारय समास यदि हम मानते हैं, इसको करते हैं विग्रह, तो पीत, पीला, पीत मतलब पीला है, इसमें कर्मधारय समास में आप ध्यान दे रहे होंगे कि है जो जोड़ना है, पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, ठीक है। तब तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ये कर्मधारय समास है, ठीक है, धारय समास। लेकिन यदि हम विग्रह इस तरह से करते हैं, पीले हैं अंबर जिसके, यदि हम पीले हैं अंबर जिसके या पीले अंबर है जिसके, ये भी कर सकते हैं, हम दोनों लिख सकते हैं, पीले हैं अंबर जिसके या पीले अंबर, ये भी कर सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
ठीक है, पीले अंबर हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर तब हम क्या करेंगे, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। इसी शब्द को हम दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, कर्मधारय समास के अनुसार में और ये आपका बहुव्रीहि समास के अनुसार भी। ये अंतर स्पष्ट करने के में काम आता है, जब हमें अंतर स्पष्ट करना हो कि दोनों में क्या अंतर है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में। तो ये आपका जो है पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको इसका PDF बना करके भेज दिया जाएगा। कृपया आप सभी लोग समय से काम पूरा करके रखेंगे। स्कूल आने पर आपकी किताब कॉपी जमा होगी और उसका करेक्शन किया जाएगा, जिससे कि आपके सही करेक्शन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।